So next portion of this chapter is application of moles in chemical equations. You write down the title, application of moles, application of moles in chemical equations. अभी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है मोल्स का, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस हम आगे की पूरी केमिस्ट्री डील करेंगे, क्योंकि केमिकल इक्वेशंस में मोल्स को यूज करके कैसे केमिकल कैलकुलेशंस की जाती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ मोल्स इन केमिकल इक्वेशंस, दिस इज द टाइटल। सबसे पहले देखो, आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। आप लोगों ने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस, मैं आपको वहीं से सिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ, उसकी कुछ बातें रिकैप करा रहा हूँ आपको। तो अगर आप कोई भी केमिकल इक्वेशन कभी भी लिखते हैं, सो इन अ केमिकल इक्वेशन हम लोग रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो फॉर्मेट होता है दैट इज रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद एरो लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में जितना कंटेंट लिखा होता है वो रिएक्टेंट होता है, जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिखूँ N2 + 3H2 या N2 + H2 gives NH3, मान लो ऐसे लिखा भी हमने, दिस इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सो इन दिस इक्वेशन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रिएक्टेंट एंड अमोनिया इज प्रोडक्ट। आई होप इतना आप सब जानते हो। अब बेसिकली हमें क्या करना होता है, बैलेंसिंग करनी होती है। सो बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपने सीख रखा है। अगर हम कोई भी इक्वेशन में बैलेंसिंग करते हैं, क्या बैलेंस करते हैं? So when we are balancing a chemical equation, what we are going to balance? Mass, mole, charge, atom, what we are going to balance? तो किसी भी इक्वेशन की बैलेंसिंग का एटम से बैलेंस कर। बैलेंसिंग का बेसिकली मतलब होता है, हमें दो लॉज फॉलो करने होते हैं साइंस के। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस इज टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, law of conservation of mass and law of conservation of charge। और तो भी इस चैप्टर में हम लोग जितनी इक्वेशंस बैलेंस करेंगे उसमें केवल मास से काम चल जाएगा, बट जब हम लोग अगली यूनिट पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे कि इक्वेशन बैलेंस करते टाइम मास और चार्ज दोनों बैलेंस करते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का एक्चुअल मतलब क्या होता है? एक्चुअल मतलब होता है लॉ ऑफ टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मतलब जो हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो उसमें मास बैलेंस होगा और चार्ज बैलेंस होगा। मोल्स बैलेंस होना जरूरी नहीं है, बिकॉज कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं, उनको लगता है केमिकल इक्वेशंस में मोल से ही सारा काम करते हैं, तो बैलेंसिंग में भी मोल का कोई रोल होगा, तो इट इज नॉट लाइक दैट। इक्वेशन बैलेंस करते टाइम मोल बैलेंस होना जरूरी नहीं है। बैलेंस क्या होगा? मास। मास बैलेंस होगा तो ऑब्वियसली एटम्स बैलेंस होंगे, ठीक है, या जो भी आप एलिमेंट्स लिख रहे हैं उनको उनके एटम्स दोनों साइड पर सेम हो जाएंगे। या आइडली स्पीकिंग, तो हम जो फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा फॉलो कर रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप सब थोड़ी बैलेंसिंग तो जानते हो। तो जैसे मान लो हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखा, तो N2 + 3H2 gives 2NH3, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी। इसको हम लोग बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। अब आप इस बैलेंस इक्वेशन में ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के 2 एटम लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी देखो 2 एटम है। हाइड्रोजन के 6 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 6 एटम्स है। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू बैलेंस मास एंड चार्ज। सो अगर आप देखो तो नाइट्रोजन का मास पहले बैलेंस कर लिया हमने, और फिर हाइड्रोजन का मास बैलेंस कर लिया, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसके बाद से आपको मेन कॉन्सेप्ट सीखना है। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो न्यूमेरिकल डिजिट्स आ रही हैं बैलेंस करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये चीज़ आपको लिख लेनी है अगले स्टेटमेंट में। सो जैसे हम इस वाली इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने 1 लिखा है, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 3 लिखा है, और अमोनिया बैलेंस करने के लिए 2 लिखा है। तो जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स
आपने यूज़ किए हैं फॉर बैलेंसिंग ऑफ दिस इक्वेशन, उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये पॉइंट अपने को ऐड कर लेना है, ठीक है। इनको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसी का मोल में बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो ये पॉइंट आपको हाईलाइट करके लिख लेना है। सो राइट डाउन न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, numerical coefficients in a balanced chemical equation, numerical coefficients in a balanced chemical equation are referred as stoichiometric coefficients. और सारी केमिकल कैलकुलेशंस करने के लिए इन्हीं कोफिशिएंट्स को यूज किया जाता है। सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर रेफर्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स आते हैं उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। लाइक फॉर दिस रिएक्शन नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है और अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो 2 है। यहाँ पे देखो 2 अमोनिया का कोफिशिएंट, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1। आप देखो नाइट्रोजन के आगे कोई नंबर नहीं है तो आप 1 अज्यूम कर सकते हो, तो इसका कोफिशिएंट 1। सो हाँ, नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, राइट। अब इसी के बेसिस पे हम आगे पूरा मोल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं केमिकल इक्वेशंस में। सो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे हम लोग लॉज ऑफ मोल, जो हम केमिकल इक्वेशंस में अप्लाई करेंगे। सो दिस इज द लॉ जो हम अपने केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। सो अगला टर्म लिखते हैं लॉज ऑफ मोल्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे हम अभी आगे के सारे क्वेश्चंस डील करेंगे या केमिकल इक्वेशंस में मोल्स को अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो आपको लॉज ऑफ मोल लिखना है। राइट डाउन इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, in a balanced chemical equation, in a balanced chemical equation, reactants, in a balanced chemical equation, reactants reacts in the mole ratio of their respective stoichiometric coefficients, their respective stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation. Reactants reacts in the mole ratio of their respective stoichiometric coefficients, and product is formed in the mole ratio of its stoichiometric coefficient, in the mole ratio of its stoichiometric coefficient, in the mole ratio of its stoichiometric coefficient। तो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स जो है वो अपने मोल रेशियो में रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो अपने करस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के मोल रेशियो में फॉर्म होता है। यानी किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है सारी बात उसी से डिसाइड होती है। तो अब जैसे देखो आपको ये चीज़ अभी ऊपर वाले रिएक्शन के एग्जांपल से बताऊं, अभी हम लोगों ने इक्वेशन लिखी N2 + 3H2 gives 2NH3। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी वो रेशियो होगा 1:3:2। यानी जब भी ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी तो नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल और अमोनिया का 2 मोल फॉर्म होगा, या फिर यही प्रोपोर्शन फॉलो होगा। अगर हमारे पास नाइट्रोजन के 2 मोल्स रिएक्ट हुए तो हाइड्रोजन के 6 मोल्स रिएक्ट करेंगे, अमोनिया के 4 मोल्स फॉर्म होंगे। यानी जो मोल रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन होगा दैट विल बी ऑलवेज 1:3, और जो अमोनिया के साथ मोल रेशियो होगा दैट विल बी ऑलवेज 2:2।
राइट, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अगर इसको सिंपल टर्म में लिखें तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया फॉर्म करेगा, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया का जो मोल रेशियो होगा वो दैट विल बी ऑलवेज 1:3:2, राइट। तो अगर इसको एग्जांपल के फॉर्म में लिखें वी कैन राइट दैट इज nitrogen and hydrogen will react in a mole ratio of 1:3, and product will form and product will form in the mole ratio of 1:3:2, राइट। या सिंपल टर्म में बोलो तो 1 मोल हाइड्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल्स अमोनिया फॉर्म करेगा। इसी को रेशियो है तो आप समझ रहे हैं, 2 मोल नाइट्रोजन 6 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 4 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म करेगा। 3 मोल नाइट्रोजन 9 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 6 मोल अमोनिया फॉर्म करेगा, लाइकवाइज। सो द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया विल बी 1:3:2 इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलवेज। ये चीज हमेशा वर्कआउट करेगी, आप किसी भी केमिकल इक्वेशन में मोल्स के थ्रू ही रिएक्शन परफॉर्म होती है। इतनी बात पहले आपको सबको समझ आ रही है। अब हमें इसी की प्रैक्टिस करनी है, इसी से सारे केमिकल कैलकुलेशंस करके देखना है, फिर इसका अगला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा। अभी आपको एक क्वेश्चन लिखना है सबसे पहले। So now write down a question. Write down a question. Find the amount of nitrogen and hydrogen produced. Find the amount of nitrogen and hydrogen produced by heating of 51 grams of ammonia. Find the amount of nitrogen and hydrogen produced by heating of 51 gram of ammonia. Okay. So सबसे पहले देखो मैंने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, फिर उसको बैलेंस करना है। तो पहली इक्वेशन लिखी हमने 2NH3 ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन। इसका आपको 51 ग्राम दिया हुआ, तो हमने पहले इसके मोल्स निकाले, तो 51/17 करा, ये 3 मोल आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि रिएक्शन हमेशा 3:1:3 में चलेगी, तो मैं यहाँ कोफिशिएंट 1 लिख ले रहा हूँ, जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ 1 लिख लिया जाता है। तो रेशियो 2:1:3 में चलने वाली है, राइट। रिएक्शन किस प्रोपोर्शन चलेगी, 2:1:3। तो मतलब अगर अमोनिया के 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन का 1 मोल फॉर्म होगा और हाइड्रोजन का 3 मोल फॉर्म होगा। एक्चुअल में कितना रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल्स। एक्चुअल में कितना रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल्स। तो जब ये रिएक्शन परफॉर्म होगी तो हमें रेशियो किसमें चाहिए, 1 में चाहिए। मैंने आपसे बोला यूनिटरी मेथड में थोड़ा सा हम लोग टफ लगता है हमें कई बार, तो हम 1 में कन्वर्ट करके लिखेंगे। शुरुआत में बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जितना इलेबोरेट करके लिखोगे उतना आसानी से बात समझ आएगी, जितना शॉर्टकट मारोगे उतनी परेशानी में पड़ोगे। अभी शॉर्टकट लगाना नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। सो ट्राई टू राइट एज मच इट इज पॉसिबल। आप ऐसे में सोचो बाद में क्वेश्चन जल्दी करना है तो नहीं हो पाएगा, जल्दी होगा। एक बार पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, उसमें जितना टाइम लग रहा है वो तो लगेगा ही, उसके लिए शॉर्टकट नहीं लगाना है। तो पहले आपने मोल्स निकाल लिए और आपने ये चीज इंश्योर कर ली कि ये रिएक्शन किस रेशियो में चलेगी, 2:1:3। ये आपका मोल रेशियो है। ये दो बातें हमने पहले इंश्योर करी। अब आपने परफॉर्म करना है, तो आपको मैंने सिखाया कि रेशियो 2:1:3 है। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है तो मैंने इसको 1 कर दिया, क्योंकि नॉर्मली हमें यूनिटरी मेथड 1 से लगाना अच्छे से आता है। तो 1:1/2:3 हो गया, सॉरी 1:1/2:3/2 हो गया। अब अगर इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने बनेंगे, 3/2 मोल, और उसके कितने बनेंगे, 9/2 मोल्स। ये समझ आया, 1 मोल से हाफ मोल नाइट्रोजन, 3/2 मोल हाइड्रोजन बनेगा,
तो 3 मोल से कितना बनेगा, 3/2 मोल्स एंड 9/2 मोल्स। अब आपको अगर यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास देखना है तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। इसका मास लिखेंगे तो 3/2 इंटू 28 करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 42 ग्राम्स, और ये 9/2 इंटू 2 करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 9 ग्राम्स। अब आप कंजर्वेशन ऑफ मास चेक कर लो। तो मास ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे अगर हम लोग, सो मास ऑफ रिएक्टेंट तो पहले से पता है 51 ग्राम्स, और मास ऑफ प्रोडक्ट्स अगर निकालोगे तो दिस इज ऑल्सो 42 प्लस 9, 51 ग्राम्स। तो कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो है, बट सॉल्विंग हमें मोल्स से करनी है। आप में से बहुत सारे लोग इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हो कि 34 ग्राम ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स टू फॉर्म 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो 51 ग्राम से कितना, दैट यू नीड नॉट टू फॉलो। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन थ्रू मोल्स। स्टार्टिंग में आपको टफ लग सकता है, बट यू हैव टू लर्न दिस टेक्निक, बिकॉज टेक्निकल सवाल आप इसके बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपसे पहले पूछा फाइंड द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग ऑफ 51 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो एक चीज ये सॉल्व हो गई। अगर हम यहीं पे अगला केस लिखते हैं, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस सेल्स, इसी क्वेश्चन को अगर ऑल्सो और एक्सटेंड करते हैं तो ऑल्सो फाइंड वॉल्यूम एट एसटीपी। तो अपने मोल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए आ जाना पड़ेगा, 22.7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप यहीं से वॉल्यूम भी लिखना चाहते हो तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा आपके लिए, मोल्स कितने आए 3/2 इंटू 22.7, और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे तो मोल्स आए 9/2 इंटू 22.7। ये सॉल्व करके आप वॉल्यूम लीटर्स में रिपोर्ट कर सकते हैं। So this question is clear to everyone. Now write down another question. So write down uh, how many grams of oxygen is required, how many grams of oxygen is required for complete combustion of butane, butane formula पता है C4H10। So how many grams of oxygen is required for complete combustion of butane? Also find the amount of carbon dioxide and water produced in this reaction. Also find the amount of carbon dioxide and water produced in this reaction. So first of all you write a balanced chemical equation. तो आपको देखो क्वेश्चन में गिवन है कि ब्यूटेन की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन से, और इसमें जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पहले रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों साइड में सेट करके लिखे। नाउ टू बैलेंस दिस इक्वेशन हमने क्लियरली यहाँ पे पहले 4 CO2 लिखा, तो 4 CO2 लिखेंगे तो कार्बन बैलेंस हो गया इससे, राइट। 10 हाइड्रोजन है तो 5 H2O लिखा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। टोटल ऑक्सीजन काउंट कर लो तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 8 + 5 13, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 13/2 लिख दो, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। उसको ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, अगर आपको ऐसे कन्वीनियंट नहीं लग रहा है तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। दिस इज 2C4H10 प्लस 13O2 gives 4CO2, sorry 8CO2 and 10 water, right? So it's up to you, because ultimately it is ratio, तो आप चाहो तो पहले वाले केस से भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का रेशियो इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू राइट इट एज 10:2। अब देखो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पता चल गया आपको इस रिएक्शन के। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर 2, 13, 8 and 10।
तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्लिक कर रहे हैं आपको 2, 13, 8, 10, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन जो परफॉर्म होगी दैट विल बी द रेशियो ऑफ 2:13:8:10। अब आपको सबसे पहले काम क्या करना है, ब्यूटेन के मोल्स कितने हैं, और मास कितना भूल गया, तो क्वेश्चन में थोड़ा सही करना है। इट्स रिटन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन कर लेना है, तो अमाउंट तो लिखना पड़ेगा ना पहले। सो ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, मैं थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन on complete combustion of 5.8 gram of butane। ओके, करिए इसको जरा। तो अब देखो हमारे पास ब्यूटेन का मास दे रखा है 5.8 ग्राम, पहले आपने इसके मोल्स निकाले होंगे। सो 5.8 बाई 58 करोगे, दिस कम्स आउट टू बी 0.1 मोल। ठीक है, अब रिएक्शन के रेशियो आपको दे रखा है 2:13:8:10। तो अगर आप 2 से समझ जा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज एक बार इसको 1 में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर हम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 मोल से 13 मोल रिएक्ट करेगा, तो 1 से 13/2, तो 0.1 से कितना रिएक्ट करेगा, 0.1 इंटू 13/2। फिर 2 मोल से 8 मोल CO2 रिएक्ट कर रहा है, तो 1 से कितना रिएक्ट करेगा, 4। सो दिस इज, तो 0.1 से कितना रिएक्ट करेगा, सो 8/2 इंटू 0.1। सिमिलरली वाटर लिखेंगे तो 2 मोल से 10 मोल वाटर फॉर्म हो रहा है, तो 1 मोल से 10/2, तो 0.1 मोल से कितना फॉर्म होगा, सबके मोल्स निकले। बस अब मोल्स में क्या करना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करते जाओ तो सबके अमाउंट आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए करके अमाउंट लिख दो। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 1.3/2 इंटू 32, एक आंसर। मास ऑफ CO2 फॉर्म ये आ जाएगा 0.4 इंटू 44, एंड मास ऑफ वाटर फॉर्म ये आ जाएगा 0.5 इंटू 18। ये आपको सॉल्व करके आंसर रिपोर्ट कर देना है। So oxygen produced is 20, oxygen consumed is 20.8 gram, CO2 formed is 117.6 gram, and water formed is 9 gram। आप चाहो तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी वेरीफाई कर सकते हो। एट द सेम टाइम आई कैन राइट मास ऑफ reactants if you write, so it will be 5.8 plus 20.8, 5.8 plus 20.8, ये आपके रिएक्टेंट्स का मास हो गया। 5.8 ग्राम ब्यूटेन रिएक्ट कर रहा है और 20.8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, दिस इज 26.6। और मास ऑफ प्रोडक्ट्स अगर चेक करोगे, दिस कम्स आउट टू बी 17.6 plus 9 is 29.6। So this confirms that law of conservation of mass is true. That is, results confirms law of conservation of mass. Results confirms law of conservation of mass। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर केमिकल इक्वेशन के लिए वैलिड होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सिखाया था, आप उसके बेसिस पे देखो तो कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड आएगा। जितने भी लॉज सिखाए वो वर्कआउट करते हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप कभी भी वेरीफाई कर सकते हो, इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन में करके दिखा दिया। अब इसके बाद देखो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। सो राइट डाउन अनदर कॉन्सेप्ट, इट इज परसेंटेज यील्ड। ये समझ गए ना पहले क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का देखो मतलब क्या होता है कि जैसे अभी तो मैं लिख रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स ले रहा हूँ वो पूरे 100% रिएक्ट कर जा रहा है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। बहुत सारी वेस्टेज होती है, बहुत सारा रिएक्टेंट वेसल में चिपक जाएगा,
वो रिएक्ट नहीं करेगा या पार्शियल कंबशन होगा, कुछ अमाउंट वेस्ट हो जाएगा। तो यू नो दैट प्रैक्टिकल कंडीशन में कुछ ना कुछ वेस्टेज होगी। अब चूंकि केमिस्ट्री में तो हम एक्सपेरिमेंटल बातें पढ़ते हैं, तो परसेंटेज यील्ड का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और जो मैक्सिमम अमाउंट फॉर्म हो सकता था वो कितना परसेंटेज है। तो अगर आपको कभी भी परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं सीधे सीधे। सो परसेंटेज यील्ड विल बी इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय, अब जो मोल्स की कैलकुलेशन से आपको पता चल रहा है जो मैक्सिमम अमाउंट फॉर्म हो सकता था, सो डिवाइडेड बाय मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, maximum amount of product that can be formed into 100, इसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज यील्ड। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड दे दी जाएगी, जैसे मान लो किसी को इसी ऊपर वाला क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे थे, अगर इसमें बोला जाता है कि इस रिएक्शन की यील्ड 50% है, तो इसका मतलब जितना वाटर फॉर्म हुआ 9 ग्राम, एक्चुअल वाटर उसका 50% फॉर्म होगा, तो हम उसका आंसर लिखते हैं 4.5 ग्राम। तो इससे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। सो परसेंटेज यील्ड का मतलब कि जो एक्चुअल परसेंटेज फॉर्म हो रहा है या जो एक्चुअल अमाउंट फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट का, वो डिसाइड करना है। तो माइट बी पॉसिबल कि हम मान के चल रहे हैं कि 100% रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, बट कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट वेस्ट हो सकता है, कुछ बच सकता है ना। प्रोडक्ट जो मिल रहा था उसको कलेक्ट करने में भी कुछ वेस्टेज हो सकती है। तो हमें फाइनली जो अमाउंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग एक्चुअल अमाउंट बोलते हैं, और उसको कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म अप्लाई करना पड़ता है जिसको बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। क्लियर? तो सिंपली एक मैथमेटिकल रिलेशन है परसेंटेज यील्ड। सो परसेंटेज यील्ड विल बी actual amount of product formed divided by maximum amount of product that can be formed into 100. This is your percentage yield. Now write down a question. Find the amount of product formed in the given chemical equation. Find the amount of products formed in the given chemical equation if its percentage yield is 60%. Find the amount of product formed in the given chemical equation if its percentage yield is 60%. And the equation given to you is ammonium dichromate NH4 whole twice Cr2O7 on heating produces nitrogen, Cr2O3 and water. So if you balance the equation, so this is 4H2O. Okay, and the starting amount of reactant is given to you 50.4 grams. And at the same time, atomic mass of chromium is also given to you 52. क्रोमियम का एटॉमिक मास अगर आपको लिखना है तो एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम इज 52. नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उसको सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 50.4 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला आपने अमोनियम डाइक्रोमेट का। सो दिस कम्स आउट टू बी आई थिंक 252. बट चेक करिए एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट चेक करिए, 252 आना चाहिए। क्रोमियम 52 यूज कर लेना, तो इससे आपके इसके मोल्स आ जाएंगे 0.2. अब आपको पता है कि रिएक्शन की जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगी 1:1:1:4 में, राइट? तो अब अगर इस रिएक्शन में 100% यील्ड होती
मतलब पूरी रिएक्शन में सारा रिएक्टेंट कंज्यूम होकर एग्जैक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता, तो रेशियो के हिसाब से 0.2 मोल कंज्यूम होता। तो 1 मोल से 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल Cr2O3 बन रहा है, तो इसका 0.2 मोल फॉर्म होता, इसका 0.2 मोल फॉर्म हो रहा होता और इसका 0.8 मोल फॉर्म हो रहा होता। बट एक्चुअली में यील्ड कितनी है? 60%। तो इसका मतलब जो एक्चुअल अमाउंट प्रोड्यूस होगा वो उसका 60% प्रोड्यूस होगा। तो अब अगर हम यहाँ से अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे, so amount of nitrogen will be 0.2 into 28, ये इसके मोल्स हो गए और इसका 60% फॉर्म होना है। ठीक है। Similarly, if we calculate amount of Cr2O3, ये 0.2 मोल्स, मॉलिक्यूलर मास 152, ये इसका अमाउंट हो गया, एक्चुअल अमाउंट इसका 60% प्रोड्यूस होगा। And similarly, if we produce amount of water, ये हो गया 0.2 into 4 या बेटर टू से 0.8, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ, so 0.8 into 18 into 60/100, ये आपके एक्चुअल अमाउंट प्रोड्यूस हो गए जो 60% यील्ड की वजह से आ रहे हैं। तो देखो अमाउंट जो है दैट इज 3.36 ग्राम, 18.24 ग्राम एंड 8.64 ग्राम। अब अगर आप चाहते हो कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड कराना है, तो इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा कितना रिएक्टेंट वेस्ट हुआ, है ना। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तो आपको पता चल गया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आ गया 3.36 प्लस 18.24 प्लस 8.64, इसको सॉल्व करके लाएंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 30.24। देखो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है, बट एक्चुअली में कुछ रिएक्टेंट वेस्ट भी तो हुआ है, क्योंकि 60% ही तो यील्ड है, उसका मतलब बाकी रिएक्टेंट वेस्ट हुआ है। सो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास तो उस अमाउंट पे लगेगा ना जो रिएक्ट हुआ। सो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो 50.4 ग्राम का 40% अनरिएक्टेड है, क्योंकि 60% रिएक्शन हो रही है, तो इसका 40% और निकाल, तो 40% जो है वो वेस्ट हो गया आपके साथ। क्या तो अब इसका 40% निकालो बस कितना आ रहा है, तो इसका 40% अगर सॉल्व करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 20.16। तो इससे देखो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड एग्जैक्टली उतना ही आ जाएगा जितना आपको चाहिए था। सो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड ये आ गया 50.4 माइनस 20.16, this comes out to be 30.24, which is equal to the amount of product formed, equal to amount of product formed। तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड ट्रू कर रहा है, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड। समझ आया? तो रिएक्टेंट बस अनरिएक्टेड रह गया, वैसे यूज नहीं हो पाया, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना वो कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है, मास थोड़ी लॉस हो गया, बस वो उतना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो जितना नहीं कन्वर्ट हुआ वो रिएक्टेंट बच गया, बाकी प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो आप ध्यान से देखो 50.4 ग्राम रिएक्टेंट था, उसका 20.6 ग्राम अनरिएक्टेड रह गया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रह गया। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया केवल न्यूक्लियर रिएक्शंस में कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता है, केमिकल रिएक्शंस में तो हमेशा वैलिड होता है। ठीक है।